A very basic question which has actually gripped the mind of the researchers in this 21st century, whether they are researching in the field of psychology, philosophy, neurosciences, cognitive psychology or computer sciences, is the studies in the field of consciousness. Consciousness के ऊपर जो भी अध्ययन किए जा रहे हैं, उन अध्ययनों से जो कुछ भी निकल के आ रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और शानदार फिनोमेना है। और इस चीज़ पे हम लोग आज डिस्कशन करना चाहेंगे कि अभी तक की स्टडीज़ से हमें क्या जानने और समझने को मिला और आगे हम लोग इससे क्या समझ और सीख सकते हैं। मेरे साथ हैं स्वप्निल ज्ञाधानी जी और मैं गोपाल कृष्ण शर्मा। आइए हम लोग मिलकर इस विषय पर चर्चा करें और विशेषकर जो चर्चा का विषय होगा वो आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस, क्वांटम आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस से मिलता जुलता होगा। तो स्वप्निल जी, कॉन्शियसनेस स्टडीज से संबंधित आपका अध्ययन क्या कहता है? अभी तक जो बात मुझे समझ में आई है उससे ये पता चलता है कि इससे पहले तो कॉन्शियसनेस एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट हुआ करता था जी, कि जिसे आप प्रूव नहीं कर पाएंगे वो होते हुए भी। लेकिन जो रिसेंट रिसर्चेस हुई हैं जिसमें कॉन्शियसनेस का मैटर के साथ में रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया है और ये भी बताया गया है किस तरीके से आपकी कॉन्शियसनेस किसी मैटर को अफेक्ट कर सकती है। तो बेसिकली जिस जगह से आपने शुरुआत की वो यही है कि कॉन्शियसनेस स्टडीज़ की जब भी बात होती थी या है भी, लेकिन अब थी और है में अंतर इतना आया है कि सबसे पहली चीज़ जो आपने कहा कि कॉन्शियसनेस को लेकर के जो कॉन्शियसनेस की बेसिक डेफिनेशन है, उस बेसिक डेफिनेशन को लेकर कोई भी कंसेंसस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि कंसेंसस तो हो या ना हो वो बात की बात है। कई लोग कहते हैं ये है, कई लोग कहते हैं ये नहीं भी है, लेकिन नहीं भी है कहने वाले लोगों को हम लोग ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन मानते तो हैं लोग कि ये है। और जो तीसरी चीज़ आपने कही कि मैटर और कॉन्शियसनेस और इसके बीच के रिलेशन की स्टडीज़ को थोड़ा बहुत आपने अध्ययन किया, और क्या कुछ आपने इस बारे में जाना? कॉन्शियसनेस के बारे में जैसे उसका हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते, फिलहाल में शब्दों की कमी है। हम ना ही उसे ये कह सकते हैं कि नेचर कैसा है, कॉन्शियसनेस का बिहेवियर कैसा है, कॉन्शियसनेस का कोई स्वरूप। नेचर, बिहेवियर, स्ट्रक्चर, हम इन शब्दों में कॉन्शियसनेस को नहीं बांध सकते। हम कुछ एनालॉजी जरूर ले सकते हैं कॉन्शियसनेस के लिए। मान के चलते हैं कि इफ योर कॉन्शियसनेस इज ऑफ द गोल्फ साइज बॉल, तो आप जो कुछ पढ़ेंगे या समझेंगे किसी भी सोर्स से, तो आपकी नॉलेज उतनी ही होगी एंड दिस इज योर लिमिटेशन। लेकिन अगर आप अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हैं जानकारी अपने सराउंडिंग के लिए या फिर इस यूनिवर्स की आप ले सकते हैं और उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एनालॉजी आपने ली और उस हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक बार फिर से हम लोग शुरू से बात करना चाहेंगे कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस आखिर है क्या? कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन, कॉन्शियसनेस की हम ये भी चीज कह सकते हैं, दिस इज something through which every matter or each and every element in this universe is interconnected. Very interesting. So again the question comes कि जो इतनी बड़ी सुपर पावर चीज़ है तो कहीं वो कॉन्शियसनेस गॉड ही तो नहीं है? क्योंकि ये मतलब जब भी ऐसी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं तो कॉन्शियसनेस को लेकर शुरू से ही जो मिथ रहा है और जिस चीज़ ने इस क्षेत्र में स्टडी करने वालों को हमेशा झकझोर के रख दिया या कहीं अटका के रख दिया, वो है फिलोसॉफिकल डेफिनेशन। मोस्टली मतलब आप साइंटिफिक बातें भी करते रहेंगे लेकिन वो साइंटिफिक बातें इतनी उस लेवल पे चली जाती है कि फिर फिलोसॉफिकल एंड पे ही जाकर दरअसल फिलोसॉफी हमने उसे एक शब्द दे दिया है, पर ये एक इस तरह की विचारधारा है जो आपके पांचों सेंसेस से ऊपर, बिल्कुल, और उस तरह की सोच को हमने उसका नाम दे दिया फिलोसॉफी। बट इट डू एग्जिस्ट। अगर कोई फिलोसॉफिकल सोचता है इसका मतलब ये है कि आपके पांचों सेंसेस के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको ताक पे रखकर कोई उसके परे की कोई चीज़ सोचने की कोशिश कर रहा है। एंड इट इज़ समथिंग वी कॉल्ड एज अ क्वांटम थिंकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम थिंकिंग? क्वांटम थिंकिंग इज मीन्स टू से, एक तथ्य मैं आपको बताऊंगा। जैसे 11-12 की सीबीएसई किसी किताब में लिखा गया था कि जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पर रिसर्च करी है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स में एक बड़ा अजीब सा बिहेवियर देखा है, क्योंकि वो एक पार्टिकल है, लेकिन जब कोई व्यूअर उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है तब वो पार्टिकल नेचर दिखाता है, और जब उसे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता तब वो वेव नेचर दिखाता है।
इसका मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर अल्टर किया जा सकता है और केवल इस बात से कि वहाँ पर कोई व्यूअर उपस्थित है या नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि हम कॉन्शियसनेस की स्टडीज़ की बात कर रहे हैं और जहाँ से हम शुरू हुए और जिन चीज़ों को मतलब इन मुश्किल से बीते लगभग 5 मिनट की चर्चाओं में यदि हम देखें, इतने सारे कीवर्ड्स हैं। मेरी ये बात तो मेरे को कहीं समझ में आ रही है कि जब भी आप कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो आपको अपनी स्टडी करते समय लिमिट करना पड़ेगा अपने आप को, शायद कि मैं किस क्षेत्र को ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा। मैं किसी को इग्नोर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर अभी अपन ही बात करें, अपन ने स्ट्रक्चर की बात की, कोरिलेट्स की बात की, नेचर की बात की, एग्जिस्टेंस कहाँ है उसकी बात की, डेफिनेशन की बात की, इन सब बातों को अपन पूरा कर ही नहीं पाए थे कि अचानक से क्वांटम आ गया। क्योंकि क्वांटम को जोड़ना इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिलहाल साइंस के किसी कॉर्नर में है, इतने जितने कॉन्सेप्ट अब तक इन्वेंट हुए हैं, क्वांटम साइंस ही एक ऐसा साइंस है जो जिसके ज़रिए से कॉन्शियसनेस के बारे में उस दिशा में कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। जो सबसे बेसिक एक फंडामेंटल मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसमें माना जाता है क्वांटम साइंस के हिसाब से कि कोई एक पार्टिकल या कोई एक इलेक्ट्रॉन एक समय पर दो जगहों पर हो सकता है। अब इस फिनोमेना से हम लोग कॉन्शियसनेस को कैसे जोड़ेंगे? दरअसल हम लोग ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज समथिंग विच एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो अगर एक ही चीज़ का रेप्लिका अगर हर जगह पर हो सकता है तो हम इसी आधार पर कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर उसे डिफाइन करने की दिशा में आगे बढ़ वेरी सकते गुड, हैं। बहुत अच्छा। तो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि इसके डेफिनेशन में ये सब कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, लेकिन फिर से मैं उन बेसिक्स पे बात पहले करना चाहूँगा। बेसिक्स सबसे पहला कुछ ऐसे ही अपन अगर निकालें, पहला कैसे इसको डिफाइन करेंगे, दूसरा ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तीसरा कॉन्शियसनेस और कंसाइज में क्या अंतर है, चौथा इसका नेचर क्या है, पांचवा ये डिपेंडेंट किस चीज़ पे होता है, क्या इसके न्यूरल कोरिलेट्स हैं, तो क्या सिर्फ ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ही पाया जाएगा, इसका खुद का स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये रेप्लिकेट किया जा सकता है या नहीं। तो इन कुछ मूलभूत तथ्यों को लेकर जब भी हम आगे चलते हैं, कुछ आपने अगर इससे जुड़ा हुआ अध्ययन किया हो तो उसको शेयर करें। जी बिल्कुल, इसमें एक तथ्य जो मुझे और मिला जो वेदास में से लिया गया है, जिसमें उन्होंने कॉन्शियसनेस को अपने तरह से डिफाइन किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कॉन्शियसनेस एक लाइट की तरह है। जिस तरीके से आप मान लेते हैं कि हम जिस जगह पर बैठे हैं यहाँ पर हर एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है केवल और केवल प्रकाश की वजह से। जी। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहाँ प्रकाश ही नहीं होता तो यहाँ पर कोई भी वस्तु, न इसका कोई रूप होता ना कोई रंग होता, लेकिन केवल प्रकाश की वजह से हम उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। अब इसमें एक और तथ्य हम लोग ये भी समझ में आया कि जब प्रकाश उगता है तो वहाँ पर पहले से एग्जिस्ट किसी मैटर पर प्रकाश पड़ने से उसकी परछाई भी बनती है, जहाँ वो एक ही समय पर दो जगह पर एग्जिस्ट करता है। तो ठीक इसी तरीके से हमें इस यूनिवर्स में कुछ भी परसीव करना हो, हमें कॉन्शियसनेस की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ अगर कुछ और चीज़ों को देखें तो यही समझ में आता है कि कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी अपनी कंसाइज को जगाना होगा, अपनी कॉन्शियसनेस को खोलना होगा। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना आजकल अराइज कर रहा है, वो है मॉडलिंग का, कि हम एक ऐसे क्षेत्र में बढ़ चले हैं, एक ऐसा एरिया ऑफ स्टडी है कंप्यूटर साइंस में जिसको हम लोग कह रहे हैं अ स्टेप अहेड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ तक ह्यूमन इंटेलिजेंस के लॉजिकल और एल्गोरिथमिक नेचर को लेकर के हार्ड कंप्यूटिंग से बढ़कर सॉफ्ट कंप्यूटिंग के थ्रू उनकी उन लॉजिकल थिंकिंग को, उस लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को प्रोग्राम करके यूज़ करने का काम कर रहा था अभी तक, जिसको कि इंटेलिजेंट मशीन्स में, रोबोटिक्स में यूज़ किया गया। लेकिन वहाँ भी एक चीज़ महसूस की गई कि सिर्फ और सिर्फ वह इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कराने से कुछ नहीं होगा। उन इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन, विद रिस्पेक्ट टू द आउटर इनर कंडीशंस भी अगर चेंज हम कर सकें, तब जाकर के ये इंटेलिजेंस की बेहतर बिल्कुल, पा मैं पाएंगे। इस बारे में इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। फिलहाल में दो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो अभी उठे हैं। एक तो कॉन्शियसनेस का ही एक दूसरा डायमेंशन जो सामने आया है वो ये कि इट इज़ नथिंग बट अ स्पेस वेयर यू थिंक।
क्योंकि हम लोग जहाँ तक समझते हैं ब्रेन में हम लोग विचार उठते हैं, ये कहते हैं, लेकिन असल में वो विचार है, इस चीज़ को भी रियलाइज कराने वाला और कोई है जो विटनेस कर रहा है उस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये कि आईटी वर्ल्ड में रिसेंटली एक नया कीवर्ड कॉइन किया गया है जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ प्रोग्रामिंग। तो इस दिशा में भी अभी काम आगे बढ़ रहा है, साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई कंप्यूटर या मशीन खुद को सेल्फ प्रोग्राम कर सके। जिस दिन ये पॉसिबल हो पाएगा वो विथ रिस्पेक्ट टू एनी कंडीशंस वो खुद को सेल्फ प्रोग्राम कर सकता है और उस हिसाब से उसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी अल्टर किए जा सकते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आती है, जब आप चीज़ों को कह देते हैं कि वो एक स्पेस है, तो वैज्ञानिक ढंग से भी उसे एक स्पेस कहने मात्र से भी ऐसा लगता है कि जब वो एक स्पेस है तो उसका अध्ययन हम कैसे करें? हम उसको सिर्फ पहचान सकते हैं कि ये स्पेस यहाँ पर है। वेयर देयर इज अ स्पेस, हमें किसी चीज़ को रेफर करने के लिए एक ओरिजिन की भी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो हम उस ओरिजिन को हमें फिर वो उसके डायमेंशन भी हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं वो 3 डायमेंशनल स्पेस ही हो, उसमें और भी डायमेंशन जुड़ सकते हैं। तो स्पेस को हमें और टू द लार्जर एक्सटेंट ऑफ द डायमेंशन हमें देखना हो, एक अलग नज़रिए से देखना हो। एक इसमें बड़ा प्रोमिनेंट एरिया है, दैट इज़ कंप्यूटेशनल मॉडलिंग। और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग को लेकर के कई थ्योरीज पे बेस्ड कुछ मॉडल्स भी तैयार किए गए हैं। क्या लगता है आपको कि जो कंप्यूटेशनल मॉडलिंग होगी, क्या उसके थ्रू कॉन्शियस मशीन्स को अचीव किया जा सकता है, या कॉन्शियसनेस कुछ अदर ही फिनोमेना है जो इन सबसे कुछ अलग ही रहेगा, या उसका एक लेवल या उसकी एक डिग्री अचीव की जाएगी? आज के कंप्यूटेशनल मशीन्स का मॉडल अगर देख लिया जाए और जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन बीइंग है उन दोनों के में अगर कुछ फ़र्क है, क्योंकि जहाँ तक अभी विज्ञान ने जितनी प्रगति की है उन्होंने रोबोट्स को तैयार कर ही लिए हैं और अभी बस उस दिशा में वो काफ़ी करीब हैं कि वो ह्यूमन अलाइक रोबोट्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें अगर उन पर स्किन का आवरण अगर चढ़ा दिया जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो रोबोट है या इंसान है। बिल्कुल। उनकी एक्शंस और बिहेवियर में उतनी फ्लुएंसी आ चुकी है। जो एक अंतर आता है इन दोनों में, उन रोबोट्स में हमें, वो ये है हमें एक इंटेलिजेंस है, एक इनबिल्ट इंटेलिजेंस है। और दूसरी चीज़ है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के माध्यम से हम अपना दायरा बढ़ाते हैं और इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उन दायरों में आने वाली चीज़ों को समझते हैं। ये दो चीज़ें जिस दिन हम इनका एग्जिस्टेंस कैसे है वो समझ लेंगे, हम उन मशीनों में भी इन चीज़ों को एम्बेड करने के बारे में सोच पाएंगे। सो बेसिकली ये डिस्कशन से यही समझ में आता है कि पहले कॉन्शियसनेस के ह्यूमन पर्सपेक्टिव की जितनी बेहतर समझ हम बनाएंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग को जितना बेहतर बनाएंगे, उतना ही हमारी डेफिनेशन क्लियर होगी, स्ट्रक्चर क्लियर होगा, नेचर क्लियर होगा, और उसकी एग्जिस्टेंस का प्लेस कहाँ है ये क्लियर होगा। और स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को ही जान करके, सीख करके हम निश्चित रूप से एक क्षेत्र में कदम बढ़ाएंगे। तो इस चर्चा को हम लोग आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही रखते हैं। काफ़ी वर्केबल आइडियाज इसमें निकल के आए हैं और इस माध्यम से एक ये भी मैसेज है कि हम लोग जब भी बैठें और साथ में कुछ मीनिंगफुल डिस्कशंस करें, तो उसकी अगर एक रिपोजिटरी ऐसी तैयार हो जाए तो निश्चित रूप से वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक बड़ी शानदार चीज़ होती है। क्योंकि बोलते बोलते इंसान कई ऐसी कॉन्सेप्चुअली अच्छी चीज़ें बोल जाता है कि उससे वो काफ़ी कुछ फर्दर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है उसी चीज़ को दोबारा सुन करके, क्योंकि वो एक जगह उसके पास वो आइडिया आ गया है। लिखते समय ये चीज़ें शायद थोड़ी मिस कर जाती हैं, लेकिन इस तरीके से मेरे ख्याल से ये यूज़फुल रहेगा। थैंक यू स्वप्निल जी, थैंक यू वेरी मच।